हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल EMD स्टडी प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम बाल विकास के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी पेपर को देने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। पहला ऑप्शन है सीखने की विधियाँ, दूसरा है सीखने में स्थानांतरण, तीसरा है सीखने में पठार और चौथा है सीखने में रुचि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सीखने में स्थानांतरण। जब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग होता है तो वह सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। पहला ऑप्शन है स्मृति, दूसरा है सीखना, तीसरा है प्रेरणा और चौथा है चिंतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। पहला ऑप्शन है स्तंभाकृति, दूसरा है आवृत्ति बहुभुज, तीसरा है संचयी आवृत्ति और चौथा है रेखा चित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्तंभाकृति। जब सांख्यिकी में रेखा चित्र में जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वह स्तंभाकृति कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है देखते हैं। पहला है बाल्यावस्था में, दूसरा है शैशवावस्था में, तीसरा है किशोरावस्था में और चौथा है प्रौढ़ावस्था में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, किशोरावस्था में। बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। पहला ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति पर, दूसरा है नैतिकता पर, तीसरा है वास्तविकता पर और चौथा है ध्यान पर। तो यहाँ पर शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने अपना प्रयोग किया था। तो कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था। पहला ऑप्शन है कुत्ते पर, दूसरा है वनमानुषों पर, तीसरा है बिल्ली पर और चौथा है चूहों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वनमानुषों पर। कोहलर ने अपना प्रयोग वनमानुषों पर किया था, सुल्तान नामक वनमानुष पर। और पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था और थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली के ऊपर किया था। अगला क्वेश्चन है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश डैश में भी उच्च होंगे। पहला ऑप्शन है सृजनशीलता में, दूसरा है अध्ययन में, तीसरा है विश्लेषण करने में और चौथा है अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सृजनशीलता में। यह जरूरी नहीं होता कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है देखते हैं। पहला है अवधि, दूसरा है नवीनता, तीसरा है रुचि और चौथा है आकार। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रुचि। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रत्याहार विधि, दूसरा है तार्किक विधि, तीसरा है पहचान विधि और चौथा है पुनः सीखना विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तार्किक विधि। तार्किक विधि स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता। और पहला प्रत्याहार विधि, पहचान विधि और पुनः सीखना विधि, यह तीनों स्मृति के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तार्किक विधि। तार्किक विधि स्मृति के मापन के लिए प्रयोग नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास डैश डैश द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन है साइमन द्वारा, दूसरा है होल्टजमैन द्वारा, तीसरा है मरे द्वारा और चौथा है बैरक द्वारा। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास
मरे द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। पहला ऑप्शन है विषय केंद्रित शिक्षा, दूसरा है शिक्षक केंद्रित शिक्षा, तीसरा है क्रियास केंद्रित शिक्षा और चौथा है बाल केंद्रित शिक्षा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बाल केंद्रित शिक्षा। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान बालक को दिया गया है। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा बाल केंद्रित शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है वर्गीकरण का सिद्धांत, तीसरा है समन्वय का सिद्धांत और चौथा है वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वर्गीकरण का सिद्धांत, जो कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। और पहला निरंतरता का सिद्धांत और समन्वय का सिद्धांत और वैयक्तिकता का सिद्धांत, यह तीनों सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गीकरण का सिद्धांत, जो कि यहाँ पर पूछा गया है कि वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है। वर्गीकरण का सिद्धांत वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन है प्रभाव का नियम, दूसरा है सादृश्यता का नियम, तीसरा है तत्परता का नियम और चौथा है साहचर्य का नियम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तत्परता का नियम। पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। तो यहाँ पर तत्परता के नियम पर आधारित है। पाठ प्रस्तावना में बालक को पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है, जिससे बालक सीखने के लिए तत्पर रहता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तत्परता का नियम। अगला क्वेश्चन है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। पहला ऑप्शन है सामान्यीकरण, दूसरा है विभेदीकरण, तीसरा है प्रत्यक्षीकरण और चौथा है पृथक्करण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रत्यक्षीकरण। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है प्रत्यक्षीकरण। और अगर इसका क्रम देखें तो इसका क्रम होगा प्रत्यक्षीकरण, जो कि प्रथम सोपान है, और दूसरा है विभेदीकरण और तीसरा है पृथक्करण और चौथा हो जाएगा सामान्यीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रत्यक्षीकरण, जो कि इसका प्रथम सोपान है। अगला क्वेश्चन है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश डैश द्वारा दिया गया था। पहला ऑप्शन है टोलमैन द्वारा, दूसरा है बैंडूरा द्वारा, तीसरा है थार्नडाइक द्वारा और चौथा है कोहलर के द्वारा। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय जो कि बैंडूरा द्वारा दिया गया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम में डैश डैश ने प्रभाव के नियम दिया था। तो प्रभाव का नियम दिया था, देखते हैं। पहला ऑप्शन है पावलोव द्वारा, दूसरा है स्किनर द्वारा, तीसरा है वाटसन द्वारा और चौथा है थार्नडाइक द्वारा। तो यहाँ पर प्रभाव का नियम थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थार्नडाइक ने मुख्य 3 नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे, जो कि पहला है प्रभाव का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है तत्परता का नियम। यह इनके 3 मुख्य नियम हैं। अगला क्वेश्चन है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। पहला ऑप्शन है रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, दूसरा है उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, तीसरा है प्रकाश, ध्वनि, गंध और चौथा है पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो पहला ऑप्शन है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन,
दूसरा है केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, तीसरा है केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन और चौथा है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, दूसरा है क्लीन-फिल्टर सिंड्रोम, तीसरा है टर्नर सिंड्रोम और चौथा है विल्सन सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डाउन सिंड्रोम, जो कि माता के 21वें गुणसूत्र अलग न हो पाने के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पहला ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक अवस्था, दूसरा है पारंपरिक अवस्था, तीसरा है पाश्चात्य पारंपरिक अवस्था और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कोहलर द्वारा नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पूर्व पारंपरिक अवस्था। यहाँ पर बालक के अंदर कोई नैतिकता नहीं होती है। यहाँ पर बालक को बाह्य कारकों द्वारा बताया गया है, माता पिता समाज द्वारा नैतिकता मिलती है, जो कि इसका प्रथम चरण है, पूर्व पारंपरिक अवस्था। और कोहल वर्ग ने बालक की 3 अवस्थाएं बताई है। पहला है पूर्व पारंपरिक अवस्था, दूसरा है पारंपरिक अवस्था और तीसरा है उत्तर पारंपरिक अवस्था, जो कि यह पहली अवस्था है, पूर्व पारंपरिक अवस्था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? पहला ऑप्शन है अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, दूसरा है ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, तीसरा है ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु और शुक्राणु और चौथा है अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट, जो कि बालक के भ्रूण बनने का एक क्रम होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डैश डैश द्वारा किया गया है। पहला ऑप्शन है क्रेस्नर, दूसरा है यूंग, तीसरा है सेल्डन और चौथा है स्प्रेंजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यूंग। यूंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार से वर्गीकरण किया है, जो कि पहला है अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी और तीसरा है उभयमुखी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? तो ऑप्शन है निगमन विधि, दूसरा है आगमन विधि, तीसरा है अंतर्दर्शन विधि और चौथा है बहिर्दर्शन विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आगमन विधि। यहाँ पर बताया गया है कि उदाहरण से नियम की ओर बताया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आगमन विधि। अगर निगमन विधि बताया गया होता तो नियम से उदाहरण की ओर जाता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आगमन विधि। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण डैश डैश में होता है। पहला ऑप्शन है इदम, दूसरा है अहम, तीसरा है पराहम और चौथा है परिस्थितियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पराअहम। फ्रायड के अनुसार मूल्यों का आंतरिकीकरण पराअहम में बताया गया है, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फ्रायड ने व्यक्तित्व के संरचना यहाँ पर फ्रायड ने व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से 3 अवस्थाएं बताए हैं, जो कि पहला है इदम,
अचेतन मन, और दूसरा है अहम जो चेतन मन कहा जाता है, और तीसरा है परायहम जो कि अर्धचेतन मन बताया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 परायहम। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवादी डैश डैश ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। पहला ऑप्शन है फ्रीमैन, दूसरा है न्यूमैन, तीसरा है वाटसन और चौथा है होल्जिंगर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाटसन। वाटसन द्वारा कहा गया था, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाटसन। अगला क्वेश्चन है, ध्यान को आकर्षित होने में डैश डैश की प्रमुख भूमिका होती है। पहला ऑप्शन है उद्दीपन की तीव्रता, दूसरा है उद्दीपन की उपादेयता, तीसरा है उद्दीपन की विश्वसनीयता और चौथा है उद्दीपन की सक्रियता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उद्दीपन की तीव्रता। ध्यान को केंद्रित करने, आकर्षित करने की प्रमुख भूमिका उद्दीपन की तीव्रता। अगर कोई वस्तु कहीं बहुत तेज ध्वनि उसकी आती है, आवाज़ आती है, तो वहाँ ध्यान आकर्षित तुरंत हो जाता है। तो यहाँ पर उद्दीपन की तीव्रता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। पहला ऑप्शन है शिक्षण, दूसरा है सहानुभूति, तीसरा है समदृष्टि और चौथा है प्रेरणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रेरणा। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला होती है। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार पहला ऑप्शन है ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। दूसरा है विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। तीसरा है विस्मरण की वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, उसे विस्मरण बताया है। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। पहला ऑप्शन है वाटसन, दूसरा है कोपका, तीसरा है कोहलर और चौथा है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वाटसन। वाटसन के द्वारा SOR प्रस्तावित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। पहला ऑप्शन है नामित मापनी, दूसरा है क्रम सूचक मापनी, तीसरा है अंतराल मापनी और चौथा है अनुपात मापनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुपात मापनी। अनुपात मापनी में जिसके समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो वह कहलाती है अनुपात मापनी। अनुपात मापनी को सबसे अच्छा मापन बताया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।